गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, आवाज आई थिंक आ ही रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही, सबसे पहले सिंपल कर देंगे आपकी तैयारी को। और ये स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही मैं करता आ रहा हूं कि हम आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर हम लोगों का रहना बेकार है ना। आज मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। मुझे लगा सुबह सुबह ही आइडिया ये आया कि आपके साथ बात किया जाए कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी फलाना ढिमाका, सबसे पहले जो प्रेशर आता है वो बुक्स का आता है। एक सब्जेक्ट कितनी किताबें, पहले एनसीईआरटी से शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें। एनसीईआरटी से स्टार्ट करने से भी एनसीईआरटी एक बार पढ़ें, दो बार पढ़े, उसके बाद फिर किताबें पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, बिपिन चंद्र पढ़ना है, फलाना ढिमाका, बहुत सारी किताबें। ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग एक ही किताब से स्टार्ट करें। कोई दिक्कत इसमें? अगर हम एक किताब से शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत है तो बताइए। दरअसल हमें एक ही किताब से स्टार्ट करनी चाहिए। शुरुआत हमें कोई एक अच्छी किताब जो बढ़िया हो, आवाज हाँ, एक बढ़िया किताब जो अच्छी किताब है, जिसको अच्छे राइटर ने लिखा है और जिसके बारे में हमने सुना है अच्छे से, वहां से हमें शुरू करना चाहिए। अब सवाल है, सिर्फ अभी मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो क्या एनसीईआरटी से स्टार्ट करें या उसके बाद? देखो, एनसीईआरटी से क्यों पढ़ाई स्टार्ट नहीं करें ये हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। एनसीईआरटी को समझना आसान नहीं होता, उसकी बजाय ये सारी किताबें जो हैं मार्केट में अवेलेबल, इनको समझना आसान है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। कई किताबें तो ऑलरेडी सिलेक्टेड के द्वारा लिखी गई हैं। तो जो किताबें सिलेक्टेड के द्वारा लिखी गई हैं उन्होंने पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को, अपनी तैयारी को, अपने एक्सपीरियंस को मर्ज करके स्टूडेंट के लिए किताब लिखा है और वो रियली में बेस्ट बुक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब सोचिए कि कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट रहा है, सक्सेसफुल रहा, नौकरी किया उसने और उसने किताब लिखी, तो क्या एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट को, उसके कंटेंट को वो छोड़ देगा क्या? और जो पक्ष हैं किसी भी पॉइंट के, क्या उसको वो छोड़ के लिखेगा? नहीं, कभी नहीं। वो आपको ऐसे लिख के देंगे ना जिससे आपका काम ही बन जाए। आप उसके अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर करो और बहुत आसानी से आप उस एग्जाम को निकाल लें जिसके लिए वो बुक लिखी गई है। आज हम बात कर रहे हैं राजीव अहिर सर के द्वारा लिखा गया जो किताब है भारत का इतिहास। ये पुराना एडिशन है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैंने इसको खूब पढ़ा है और मेरे पास तो बहुत पुराना एडिशन है। 2015 का ही है हिंदी वाला और 2018 का है इंग्लिश वाला, तो समझ सकते हो। 2015 में इसके अंदर 512 पेज है और 2018 में जो पेज है वो 847 है। अब पता नहीं बढ़ के कितना हो गया, लेटेस्ट वाला मुझे नहीं पता है। तो जो भी लेटेस्ट किताब है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम मॉडर्न हिस्ट्री को लेते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को लेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को, और एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ी ये हमने आपको पहले बता रखा है। देखो, शुरुआत कोई स्टैंडर्ड किताब से करो, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद जब वो सारा सब्जेक्ट समझ में आ जाए, किसी का वीडियो लेक्चर समझ में आ जाए, सब कुछ आ जाए ना, तब एनसीईआरटी पे शिफ्ट करना। समय भी कम लगेगा और वो सारा एक ही बार में खींच लोगे, जिसके लिए आपको 10 बार 15 बार उसको पढ़ना पड़ता, एक नहीं तो 2 बार में। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे तैयार करें, आधुनिक भारत को हम कैसे तैयार करें। देखिए, आधुनिक भारत को तैयार करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप कोई किताब मत लो, सिर्फ स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर वाली जो किताब है, जो खुद आईपीएस हैं, उनकी किताब आप उठा लीजिए, एक किताब उठा लीजिए। अब आप कहेंगे कि क्या उसी से सारा सवाल आएगा? एक तो मोस्टली सवाल आ ही जाते हैं और कुछ सवाल जब नहीं आएगा तब हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये किताब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम आपको एसके पांडे की किताब रिकमेंड करें तो वो एक्सक्लूसिव बुक है प्रीलिम्स के लिए। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हर चैप्टर के पीछे एक नोट है जहां स्पेशल फैक्ट्स हैं। मतलब बहुत ही अरेंज तरीके से इस किताब को इन्होंने लिखा है, बहुत ही अरेंज करके किताब को लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि इस बुक को पढ़े कैसे,
और इस बुक को ही क्यों पढ़े स्टार्टिंग में। देखिए, ये एक ऐसी किताब है, ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का इतिहास संक्षेप में। अब इसके अंदर इन्होंने स्टार्टिंग किया है, शुरुआत जो किया है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से, और इसको करते करते ये लास्ट तक भारत को आज़ादी दिलवा दिए हैं। और उसके बाद देख लो, मतलब कितने पेज में, आई थिंक 32 पेज में तो इनका कंटेंट्स है। तो इन्होंने आज़ादी दिलवाते दिलवाते आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो स्टोरी है तो वो भी इसमें मेंशन कर दिया है, अच्छे से मेंशन किया है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा पैकेज है प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। तो आप यूपीएससी तैयारी की कर रहे हो, आप यूपीपीएससी की कर रहे हैं या बीपीएससी की कर रहे हैं, ये किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अब मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं और साथ में आपको पढ़ने को स्टार्टिंग में कह रहा हूं, इसके अलावा कोई किताब मत पढ़िए, कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई और किताबें नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप इसको पढ़ो। इसको पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू के सवाल हैं, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर, उसके सवाल सॉल्व कीजिए। लाइक आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे 1857 उठा लो, 1857 उठा लीजिए। आप घटना चक्र वाला जो पीवाईक्यू आता है, हर एक यूपीएससी एंड पीसीएस वाला इंक्लूड किया हुआ, उस पीवाईक्यू को उठा लो। अब उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान 2-3 क्वेश्चन आपको ना मिले, ये हो सकता है नहीं मिले, घबराना नहीं है, एकदम वहां से स्विच नहीं करना, इस किताब को छोड़ना नहीं है, स्विच नहीं करना। समझ में आ रहा है? अब क्या कीजिए, वो जो 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं मिला, वो इसी किताब में एक छोटा सा नोट लगा के, एक पेज लगा के उसको यहाँ पे लिख दीजिए, खत्म कहानी। बस इतना ही करना है। एकदम नहीं घबराना है कि ये 3 सवाल अगर इसमें नहीं आए तो और कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जो यहां से नहीं आएगा तो हम दूसरा किताब तुरंत पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको एक ही पढ़ना है, अभी के लिए आपको एक ही पढ़ना है, आपको दूसरे में जाना ही नहीं है। तो आपने इसको पढ़ लिया। ऐसे करते करते आप इसके मेंस के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, दोनों ही लेवल पे आप इस किताब की चटनी बना दो। यानी एक ही किताब आपको पढ़ना है एक सब्जेक्ट के लिए, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, कहीं नहीं जाना। इससे सवाल आएगा, जो इसमें सवाल है वो सवाल वहां बन रहा है उसी को बनाएंगे, जो नहीं बन रहा है उसको अलग नोट कर लेंगे, हम उसके लिए दूसरी किताब नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? प्रीलिम्स में भी यही करेंगे, मेंस में भी यही करेंगे, है ना? अच्छा, इसमें चाय नहीं है, मैं फिर से कहता हूं, मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूं, इसमें गर्म पानी है, राइट? तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन इससे आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा नोट डाउन कर लेंगे, यहां पे डाल देंगे। मेंस में भी नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको भी अलग रख लेंगे, यहां पे डालो नहीं डालो अलग उसको नोट कर लो। पीवाईक्यू के सवाल को पीटी वाला यहां पे लिख लो। इतना ही आपको करना है, क्योंकि पीवाईक्यू में तो एक लाइन का फैक्ट होता है, उसमें तो कुछ खास होता नहीं है, और हार्डली क्या छूटेगा, 1-2 लाइन छूट जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ छूटेगा नहीं। लेटेस्ट एडिशन लोगे तो उसके अंदर तो सारा कवर्ड ही होगा जो भी पूछा गया है। तो ऐसे करके आप एक किताब को बेस बना के उसको समाप्त करेंगे। ये फॉर्मूला आप हर सब्जेक्ट में फॉलो करेंगे। धीरे धीरे करके हम आपको वो बुक्स भी बता दिया करेंगे जिस किताब को आपको फॉलो करना है, लेकिन सब में एज इट इज एक किताब उस तरह का परफेक्ट नहीं आता जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर लें, है ना? तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अभी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आधुनिक भारत में आपको यही करना है। क्लियर? एकदम से आपके आसपास मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर दूसरी किताब होनी नहीं चाहिए तब तक, जब तक इसको चटनी ना बना लो। अब जब ये चटनी बन जाएगा, पूरी तरह से आपने इसको पढ़ लिया, खा गए इसको, कुछ नहीं बचा इसमें, तो यकीन मानिए आपने अपने सिलेबस का 95% पूरा कर लिया। 5% हिस्सा, जिसमें से 1-2% तो जीवन में जितनी किताबें पढ़ लो, नहीं बनना है वो तो नहीं बनना है, वो तो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे लाइन होते हैं जिसको आपने जीवन में कभी नहीं सुना है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। अब जो रहा सा 2-3-4% है, उसके लिए कोई एक किताब और उठा लीजिए, लाइक बिपिन चंद्रा को उठा लीजिए। इसके अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और एक और बताऊं आसान काम, एक और आसान काम बताते हैं आपको। ऐसे ऐसे करके ना एक एक किताब को जमा कर लो सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट जमा कीजिए। मैं एकदम शॉर्टकट और एकदम सटीक तरीका आपको हम बता रहे हैं एग्जाम निकालने का। और इसके साथ 2 इंस्टीट्यूट का नोट्स रखिए, 2 इंस्टीट्यूट का नोट्स एंड ये किताब, और
कोई भी एग्जाम अगर आपका रुक जाता है तो बताना। कोई झोल झाल नहीं है, कोई टेंट्रम्स नहीं है, आराम से इसको पढ़िएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा, 100% निकलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। आपको मैं एनसीईआरटी क्यों रिकमेंड स्टार्टिंग में नहीं करता हूं, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे एनसीईआरटी या तो स्टार्टिंग में आप समझ नहीं पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा उसका डेप्थ क्या है, और अगर समझ गए तो उसके अंदर फंस जाएंगे, उसके डेप्थ को खंगालते खंगालते फंस जाएंगे, उसकी गहराई में उतरते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होना है। इसीलिए कहते हैं इन सबको पढ़ लो, बाद में एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। जो वहां समाप्त करने में 15 घंटा 2 दिन 4 दिन लगता, उसके बाद 2 दिन में आपका पूरा सिलेबस ही, माने पूरे सब्जेक्ट का ही एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा। 2 बार और पढ़ लेना, वो भी समाप्त हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, सबको समअप करना, आपका आंसर तैयार है, नोट्स आपके पास है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। इसी में एक कंसाइज नोट लास्ट के रिवीजन के लिए अपने हिसाब से बना लेना, इससे ज्यादा किसी सब्जेक्ट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमने शायद इसको डिलीवर कर दिया है। और मैं शायद शब्द क्यों लगाता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी रहा है। मैं जैन धर्म के शादवाद से बहुत प्रभावित हूं, और जैन धर्म का शादवाद जो है ना, उसको अगर जिसने भी फॉलो कर लिया, जिसने भी, तो विवाद समाप्त हो जाता है, संवाद स्थापित करने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपके दो लोगों के बीच में जो विरोधाभास है ना, वो समाप्त होने लगता है। जो लेट गो, विकास सर बोलते हैं, तो लेट गो आपको आ जाएगा, अरे शायद होगा, लेट गो हो जाएगा, आप फालतू की चीज़ों पे स्ट्रेस नहीं देंगे। तो कई बार बच्चे ये लिख देते हैं कि सर आप शायद शब्द कह देते हैं। शायद का मतलब यही होता है, शायद का मतलब ये नहीं होता है कि वो कंफ्यूजन है कोई। शायद शब्द का कंफ्यूजन नहीं, शायद शब्द एक संभावना है जो छोड़ी जाती है। संभावना है कि जो मैंने अभी इसमें बताया उससे थोड़ा सा और कुछ चूक रहा होगा, थोड़ा और इंप्रूव किया जा सकता है। तो संभावना एक छोड़ी जाती है, और संभावना की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो विकास रुक जाएगा, हम भी पत्थर बन जाएंगे, हम निर्जीव चीज बन जाएंगे। क्योंकि निर्जीव चीजों में संभावना नहीं होती, संभावना सिर्फ सजीव चीजों में होता है। क्लियर? तो यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, जिनके लिए भी आपको तैयारी करनी है, आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम निकालिए, और 100% बिना स्ट्रेस के आप एग्जाम निकालेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस के साथ एग्जाम जब निकालना होगा तो फिर मेंटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तब अपने ही हाथ पर जब बहुत ज़्यादा चला रहे हो तो फिर मेंटर्स की का क्या काम है? हम लोग का कोई काम ही नहीं है, फिर चला के तो पास कर ही जाएंगे आप। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।